नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सुन्ने यशदीप खबर में आज हम आपका स्वागत करते हैं सूरजगढ़ की पावन धरा पर। आइए आज हम यहाँ पे मिलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट नीति यादव से, जिन्होंने ऑल इंडिया 93 रैंक हासिल करके अपना एक गौरवशाली इतिहास का परिचय दिया है। नीति यादव हमारे साथ में हैं और हम उनसे मुखातिब हैं। नमस्कार नीति यादव जी। जी हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो आपने रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया 93 रैंक में, आप अंडर 100 रैंक में हैं आप, ये न केवल हम लोगों के लिए अभी तो पूरे झुंझुनू के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए आपने तैयारी कुछ खास की हो तो आप हमारी जो दर्शक हैं, जो और बेटियां हैं, उनके लिए आप थोड़े से जो टिप्स हैं वो बताएं ताकि उनके लिए भी राह आसान बने। जैसे कि मेरा बचपन का ही सपना था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं कि जो कि पिछली 3 पीढ़ियों से फोर्सेस में ही सर्व करते हैं। तो मेरा ये बचपन का सपना था, तो मेरा यही मोटिवेशन था। तो सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना होता है कि आप ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। आपका मोटिवेशन जैसे आपको मिलेगा तो फिर आपको ये देखना होता है कि एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटली और फिजिकली फिट रखना होता है खुद को। जैसे इस एग्ज़ाम में पहले एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल, फिर इंटरव्यू स्टेज होती है। तो बस अकॉर्डिंगली मैंने उसी हिसाब से सेल्फ स्टडी करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। अच्छा जी, अब मुझे ये जानना था आपके बारे में कि इसके लिए आपने, मैंने सुना कि एक खास तैयारी भी की है कि आपका पहले आप फैटी थी और उसके बाद आपने वेट लूज भी किया। तो आप बताएं हमें थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे चूँकि एक फोर्स है तो फोर्सेस में कुछ फिक्स्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको फुलफ़िल करने होते हैं। तो मैं 20 kg ओवरवेट थी, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल करने के लिए मैंने 20 kg वेट विद इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स मैंने कम किया। तो उसके लिए मैंने काफ़ी कड़ी मेहनत की। मैं सुबह शाम दोनों वक्त में हार्ड वर्कआउट करती थी और जो मेरी डाइट थी वो भी मैंने काफ़ी कम कर दी थी, और इस तरह से मैंने इसके फिजिकल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। ये बड़ा तकलीफ़दायक होता है जब एक लड़की अपना वज़न कम करने के लिए सुबह रन आउट करती है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ एक पूरा परिवार रन आउट करता है। ये बड़ी विकट परिस्थितियों में इन्होंने तैयारी की है। इनका अनुभव हम इन्हीं से जानते हैं। उस समय कैसे हालात रहे होंगे जब आप सुबह 4 बजे निकलते थे? अब थोड़ा सा जी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट कम करने में ही मैंने संघर्ष किया। एक लड़की होने के लिए आपको दूसरा सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ सूरजगढ़ में रहते हुए मेरे फिजिकल की तैयारी की, तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड की व्यवस्था नहीं थी जहाँ पे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर कोई नहीं है। जी, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर या इवन ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं खुद से तैयारी कर सकूँ। तो फिर मैं खेतों में ही दौड़ के मेरी तैयारी करती थी। फिजिकल मेरे जो भी फिजिकल इवेंट्स होते थे, रनिंग वगैरह, वो सारे खेतों में ही हाँ होते जी, थे। हाँ जी। और उस दौरान आपके साथ अपने दोस्त, जो आपकी सहेलियाँ, आपके परिवार के कोई मेंबर हुआ करते थे? जी, वो होते थे। तो मैं आपके मंच के थ्रू माननीय जो विधायक जी हैं सूरजगढ़ के से, तो उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर वो किसी प्लॉट ऑफ लैंड का अरेंजमेंट करा सके, ताकि जो दिक्कतें मुझे फिजिकल के वक्त महसूस हुई वो आने वाले कैंडिडेट्स को फेस ना करनी पड़े और हमारे सूरजगढ़ से और भी अच्छे बेटियां एंड कैंडिडेट्स सर्विसेज ज्वाइन कर सकें। जो आधुनिक युग में भी समाज में बहुत से लोग रूढ़िवादिता की शिकार हैं और वो नहीं चाहते कि लड़कियां आगे बढ़ें और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कहीं आपको ऐसी समस्या आई हो समाज के नज़रिए को लेकर के कि आपको अपने लक्ष्य पाने में दिक्कत आई हो? जी, आपकी बात एकदम सही है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी लड़कियां रूढ़िवादी चीज़ों का शिकार होती हैं। जैसे लड़कियों को पैदा होते ही इस तरह की चीज़ें घर के काम सिखाए जाते हैं कि तुम्हारा जो अल्टीमेट एम है वो तो शादी करके जाना ही है। खिलौने भी इस तरह उनको खिलौने भी एग्जैक्टली इसी तरह के ला के दिए जाते हैं, जैसे गुड़ियाँ, लड़कों को गन्स ला के दी जाती हैं। तो और फोर्सेस के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों की यही धारणा होती है कि ये हार्ड वर्क है, तो ये सिर्फ मेल्स के लिए ही बना है। लेकिन इस मामले में मैं भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है और इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ। तो मेरी सभी पेरेंट्स से भी यही गुजारिश रहेगी कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनके नज़रिया बदलें, अपना नज़रिया उनके लिए बदलें, क्योंकि लड़कियाँ किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं। हाँ, वो एक फिल्म में भी डायलॉग है कि मारी छोरिया के छोरों हाँ से। जी, जी बिल्कुल, इन्होंने मारी छोरिया भी के छोरों से क्या मैं कहावत को कहीं ना कहीं चरितार्थ किया है। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहेंगे हम लोग यशदीप के माध्यम से आपसे कि आपका जो कुछ समय है वो तैयारी के साथ साथ में
जो गुजरा है वो आपके ननिहाल में भी गुजरा है, तो वहाँ से आपने मतलब क्या सीखा, कैसा माहौल वहाँ पे आपको मिला, कैसे वहाँ पे रहते हुए आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलताएं प्राप्त की? जी, छुट्टियों के वक्त मेरा काफ़ी समय मेरे ननिहाल में गुजरा है, तो मेरे ननिहाल पक्ष ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे अपने यहाँ लड़की के थोड़ा सा बड़े होते ही शादी के लिए प्रेशर आने लग जाता है, तो जैसे मेरे ननिहाल पक्ष पे भी था, मेरे पेरेंट्स पे भी था, बट इन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है हर तरह से, और इस वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। कि पेरेंट्स के फ्रंट पे कि हमारे जनरली हमारे यहाँ लड़कियों को एक बर्डन इसलिए समझा जाता है कि क्योंकि उनकी दहेज में बहुत एक बड़ी रकम देनी होती है। हाँ जी, तो वो रकम जोड़ने के लिए जनरली पेरेंट्स उनके एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं। तो एक मेरी यही गुजारिश रहेगी समाज से कि ये वो जो दहेज के लिए जो पैसा जोड़ते हैं वो लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च करें, ताकि बेटियां खुद में ही सक्षम हो जाएं और एक दिन आने वाले समय में हम इस दहेज की प्रथा को ही ख़त्म कर दें। ये बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि हमें बेटियों को इतना सक्षम बनाए कि धीरे धीरे परंपरा ही जो दहेज की प्रथा है वो ख़त्म हो जाए। इस दिशा में इन्होंने बहुत अच्छी अपील की है हमारे समाज के लोगों से कि हमें बेटियों की शादी पे जो खर्च किया जाता है, दहेज पे जो खर्च किया जाता है, उसके साथ साथ हमें उतना ही मन लगा करके उनके एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो रैंक है 93 रैंक के अकॉर्डिंग आपको मुझे लगता है कि बहुत सेफ जोन में आपको मिल सकता था कोई भी आप जो चुनाव करती वो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बीएसएफ ही क्यों चुना? इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। हम सब लोग जानने के लिए बेताब हैं कि एक लड़की होने के बावजूद भी आपने वो बॉर्डर चुना जहाँ पे बड़ी तैनाती रहती है और बड़ा हार्ड वर्क वो माना जाता है। बिल्कुल बताइए। जी, चूँकि मैं राजस्थान में पली बढ़ी हूँ, तो मेरा एक डेज़र्ट के प्रति एक अपना अलग लगाव है। तो मैं अपने जो रेत के टीले हैं उनमें अपनी भारत और पाकिस्तान की सीमा पे मेरी तैनाती चाहती थी, इस वजह से मैंने बीएसएफ को चूज़ किया है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मतलब बीएसएफ के बजाय जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग एक आरामदायक जो मिल सकती थी उसमें आपने वो नहीं चुना, तो कहीं ना कहीं आपका मानना रहा कि भाई हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। उसके बारे में आप अपने विचार बताएं। जी, जब मुझे लगता है कि जब एक सैनिक वर्दी पहनता है तो वो आराम और ये आराम जैसी चीज़ें बहुत ही पीछे छोड़ चुका होता है और देश रक्षा है वो ही मुख्य मुद्दा होती है। तो मैंने मेरा वो आराम पीछे छोड़ते हुए बीएसएफ को इसीलिए चूज़ किया ताकि आने वाली लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल, कि एक ये जो नोशन है कि आरामदायक फोर्सेस को ही चुनाव करना चाहिए, उसकी बजाय टफ पोस्टिंग्स भी लें। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ इससे इंस्पायर होके ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ बीएसएफ में आएँ। कि पेरेंट्स के फ्रंट पे कि हमारे जनरली हमारे यहाँ लड़कियों को एक बर्डन इसलिए समझा जाता है कि क्योंकि उनकी दहेज में बहुत एक बड़ी रकम देनी होती है। हाँ जी, तो वो रकम जोड़ने के लिए जनरली पेरेंट्स उनके एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं। तो एक मेरी यही गुजारिश रहेगी समाज से कि ये वो जो दहेज के लिए जो पैसा जोड़ते हैं वो लड़कियों की एजुकेशन पे खर्च करें, ताकि बेटियां खुद में ही सक्षम हो जाएं और एक दिन आने वाले समय में हम इस दहेज की प्रथा को ही ख़त्म कर दें। ये बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है कि हमें बेटियों को इतना सक्षम बनाए कि धीरे धीरे परंपरा ही जो दहेज की प्रथा है वो ख़त्म हो जाए। इस दिशा में इन्होंने बहुत अच्छी अपील की है हमारे समाज के लोगों से कि हमें बेटियों की शादी पे जो खर्च किया जाता है, दहेज पे जो खर्च किया जाता है, उसके साथ साथ हमें उतना ही मन लगा करके उनके एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। एक बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जो आप चाहते हैं वो लक्ष्य, वो मंजिल आप हासिल नहीं कर पाते हैं, उस दौरान आप कैसा महसूस करते हैं और अपने आप को बूस्टर करने के लिए, एनर्जेटिक महसूस करने के लिए आप क्या करती हैं? जी, आपकी बात सही है कि तैयारी के दौरान काफ़ी सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब मैं डिमोरलाइज फील करती थी। तो उस वक्त मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड से बातें करूं, मेरी फैमिली के टच में रहूं। वो लोग फिर मुझे वापस मोटिवेट कर देते थे और मैं मेरी जो परेशानी थी वो पीछे छोड़ के और एक नई ऊर्जा के साथ मैं मेरी तैयारी में फिर से लग जाती थी। इसके अलावा मैं कई बार जो इंस्पिरेशनल लोग हैं उनके मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी देखती थी, तो उनसे भी काफ़ी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। तो यही है कि जर्नी में अप डाउन्स आते रहते हैं, हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए। फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो आप ही की तरह और अच्छी रैंक हासिल कर सकें? तो हम आपसे गुर जानना चाहेंगे, सक्सेस के गुर में आप बताएं हमें क्या प्रयास करने चाहिए अच्छी रैंक हासिल करने के लिए। जी, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहली तो ये कि जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आपका पूरा फोकस
उसी पे होना चाहिए। समाज क्या कह रहा है, आपके आसपास क्या बातें हो रही हैं, उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका जो लक्ष्य है आपको बस उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूँगी कि अभी सोशल मीडिया का दौर चला हुआ है। हम देखते हैं कि यूथ है वो काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है और हमें सोशल मीडिया रियलिटी से दूर लेके जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम स्पेंड करें, ताकि आप रियलिटी में ज़्यादा बने रह सकें और ज़्यादा फोकस कर सकें अपनी पढ़ाई पे। बनावटी दुनिया से दूर हो सकें। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे टिप्स हमारे जो साथी लोग हैं जो इस विषय में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिए कि हमें बनावटी दुनिया से दूर अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और हमें अपनी दिशा पे ही ध्यान देना चाहिए। अपना जो लक्ष्य है उसी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हमें दाएं बाएं की जो और बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाए उन पे गौर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल जो मेरा है, सवाल नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यशदीप खबर के माध्यम से आप हमारे समाज को, हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो इस तैयारी के लोग हैं या जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, यशदीप खबर के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी समाज को कि अपनी बेटियों को आप अपने बेटों से कम ना समझें, उन्हें बराबरी के अवसर प्रदान करें, उनकी पढ़ाई पे आप ध्यान दें, उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा के शादी करने की जल्दी ना करें, क्योंकि जब बेटियां सक्षम हो जाती हैं तो ये सब चीज़ें फिर बहुत ही पीछे छूट जाती हैं और वो ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। और पेरेंट्स से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जब भी फेलियर आए तो अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें, स्पेशली अपनी बेटियों का, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पूरा समाज उनके अगेंस्ट रहता है। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो बेटियां समाज में बहुत अच्छा कर सकती हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। एक ये है कि बेटियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ा करके 18 से 21 कर दिया है। इस फैसले को आप किस तरह से लेते हैं? जी, मैं इस फैसले को मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करती हूँ। इससे क्या होगा कि बेटियों को थोड़ा और टाइम मिल जाएगा अपने जो लक्ष्य हैं वो हासिल करने के लिए और अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाने के लिए। और पेरेंट्स को भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा समाज का प्रेशर झेलने के लिए, क्योंकि जनरली अपने यहाँ क्या होता है कि अब 18 साल उम्र है तो 18 साल के होते ही जो रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो शादी के लिए प्रेशर बनाने लग जाते हैं। तो फिर एक बहुत लंबे टाइम के लिए पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है शादी ना करना बेटी की। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम लिया है। आज आपके दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, इस मुकाम पर वो पहुंची है, तो आपको कैसा महसूस कर रही हैं वो हमारे जो साथी हैं उनको बताएं। देखिए, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है। ये तो मेरे चेहरे से खुशी झलक रही होगी कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, कि मैंने तो पहली बार खुशी के आंसू ही तब फील किए थे जब नीति का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं सुना था भी खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू मैंने हमेशा सुना था और जब इसका सिलेक्शन हुआ तब मैंने उस चीज़ को फील किया कि हाँ, खुशी के आंसू होते हैं। और सबसे पहले तो मैं नीति के बारे में एक बात कहूँगी कि इसने हर सिचुएशन में, बहुत बार ऐसा नहीं है कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल गई हो, एक दो एग्ज़ाम में फेलियर भी हुई है, लेकिन वो फेलियर को क्या है, इसने कभी भी अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने दिया। एक दो दिन से भी ज़्यादा नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे रिज़ल्ट आया, नहीं हुआ, कॉल करके बोलती नहीं हुआ, ठीक है, हमने कुछ डिस्कस किया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी पूरी सोसाइटी के लिए कि आप सबसे पहले तो अपने दोस्त सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए न रखें या सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, आप अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने दोस्त चूज़ करें। अगर आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है और आप कुछ वास्तव में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके दोस्त भी उसी विचारों के होने चाहिए जो आपको उसी दिशा पर लेकर जाएं, नहीं कि आपको दिशा से भटकाएं। तो आपके दोस्त वैसे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके दोस्त वैसे होंगे तो आपकी बातें, आपके विचार और आपके लक्ष्य को निरंतर प्रेरणा स्वतः ही मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में असिस्टेंट कमांडर नीति यादव, जिन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया 93 रैंक पर अपने आप को सफल साबित किया है। और हम चाहते हैं कि आप भी अपने समाज में जो बेटियां हैं उनके प्रति धारणा को बदलें, अपने विचारों को एक नई दिशा और सही जो दिशा है वो देने का प्रयास करें। कहीं न कहीं हमारी रूढ़िवादिता इन बेटियों के हक और अधिकार को दिमक की तरह खा जाती है और हमें इस माहौल को बनाना होगा ताकि बेटियों के साथ साथ हर समाज को एक दिशा और एक नया संदेश मिले। और ये इंटरव्यू पसंद आया हो और ये
आप इन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,